टीपी भी ऑन करें। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र और IBS नेताओं की बैठक में लेंगे भाग। G20 डिक्लेरेशन में भारत की कई प्राथमिकताओं को मिली जगह। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, विकास की अनदेखी और कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोली, आम लोगों के लिए सरकार के पास न योजना न पैसा। कृषि मंत्री का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल, क्लस्टरों को बेहतर कार्यों के लिए पुरस्कार की घोषणा। प्राकृतिक खेती को 20,000 हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य। और जमशेदपुर में सांसद खेल महोत्सव के तहत मैराथन का आयोजन। ऑडिट सप्ताह के सिलसिले में रांची में वॉकाथॉन का आयोजन। रांची में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का भी आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में शामिल होंगे। इसके अलावा श्री मोदी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इप्सा नेताओं की बैठक में भी शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे IBS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता करेंगे। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज जोहान्सबर्ग में संपन्न होगा। कल सर्वसम्मति से संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया गया। लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत की कई प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया है। G20 समिट के लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत की प्राथमिकताओं और उसके नेतृत्व में हुए प्रमुख वैश्विक निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से महत्व दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित की गई महत्वपूर्ण एजेंडे इस घोषणा पत्र में फिर से मजबूत किए गए हैं, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिली है। लीडर्स डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसमें आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा की गई है। भारत लगातार इस मुद्दे पर वैश्विक समुदाय से सख्त रुख अपनाए जाने की वकालत करता रहा है। घोषणा पत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI की परिवर्तनकारी क्षमताओं को रेखांकित करते हुए इसमें नई दिल्ली की प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया है। इसके साथ ही सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव केंद्रित AI के विकास और उपयोग को फिर से प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया है। घोषणा पत्र में भारत द्वारा आगे बढ़ाए गए महिलाओं के नेतृत्व में विकास को समर्थन मिला है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत के नेतृत्व में बनी वर्किंग ग्रुप की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए इसमें कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की भूमिका को रेखांकित किया गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा की मौजूदा चुनौतियों के चलते खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भारत की नीतियों को इसमें बल दिया गया है। इसमें पारंपरिक और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की भूमिका को स्वीकार किया गया। समिट में क्लाइमेट फाइनेंस पर अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि विकासशील देशों को 2030 से पहले अपने NDCs को पूरा करने के लिए 5.8 से 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। टिकाऊ उपभोग उत्पादन और लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को मेन स्ट्रीम में लाने पर भी जोर दिया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। घोषणा पत्र में UNSC में सुधार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।
इसके अलावा घोषणा पत्र के कई हिस्सों में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की भाषा और दृष्टिकोण को अपनाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की अध्यक्षता ने G20 के दीर्घकालिक वैश्विक दिशा पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका समिट की लीडर्स डिक्लेरेशन ने न केवल भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती से दर्ज करता है, बल्कि इसने ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से अलग कई वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री समेत अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों ने वैश्विक विकास के लिए साझा प्रतिबद्धता दोहराई। नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले और दोनों ने आपस में बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में आर्थिक और निवेश संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक अत्यंत शानदार रही। इस वार्ता में भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, तकनीक और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच सहयोग को और गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाने पर सहमति जताई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ भी चर्चा की और जानकारी साझा की। राष्ट्रपति लोरेंको के साथ पीएम मोदी ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। पीएम ने इस वर्ष की शुरुआत में लोरेंको के दिल्ली दौरे को याद करते हुए कहा कि भारत अंगोला के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देता है और यह साझेदारी दोनों राष्ट्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बातचीत को अत्यंत फलदायी बताया और कहा कि भारत सिंगापुर साझेदारी विकास और स्थिरता के लिए एक प्रमुख कारक है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी हितों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संवाद भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ भी अहम बैठक की। जोहान्सबर्ग में हुई इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि भारत और वियतनाम के बीच एक मजबूत और भविष्य उन्मुख दोस्ती के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने हजारीबाग में कहा कि सड़क और पुलिया निर्माण तक के लिए सरकार के पास राशि नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है और पदाधिकारी फंड का रूना रो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास न विकास का विजन है और न विकास कार्यों के लिए पैसा। इस सरकार के पास अब की जो स्थिति है शायद वेतन देने की भी स्थिति नहीं रह जाएगी। यानी सरकार के पास पता नहीं कहाँ ये खर्च कर रहे हैं। जब कभी भी जब सड़क की बात करते हैं, पुल की बात करते हैं या जो आम जन से जुड़ा हुआ कोई भी इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं तो सीधे एक लाइन में उच्च अधिकारी के द्वारा ये कहा जाता है कि अभी कोई फंड नहीं है सरकार की ओर से। हम लोगों को मना भी किया गया है, अभी हम लोग नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ का लगभग 14 करोड़ की लागत से 19 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर जो सड़क है एस्टिमेट बन के वो स्वीकृति के लिए रांची में वो लंबित है, पड़ा हुआ है। तो जब तक राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। केंद्र सरकार की पहल पर देश में 4 श्रम संहिताओं में से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। हजारीबाग में भी श्रमिकों में इन श्रम संहिताओं के लागू होने से खुशी देखी जा रही है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। पुराने कानून को जो रद्द किया और नए कानून को लाया, जिसमें 40 करोड़ श्रम मजदूरों को
बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और उनको श्रम कानून के अंतर्गत नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। और उसके साथ ही साथ आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो ये इस कानून को लाए, इससे पूरे भारतवर्ष के श्रम मजदूरों को जो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में हैं सभी को बहुत तरह का लाभ मिलेगा। ये 4 कोड जो लाए गए हैं मजदूरों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी जॉब सिक्योरिटीज के लिए ये काफ़ी बेहतर साबित होगा, क्योंकि हजारीबाग के श्रमिक खास करके विष्णुगढ़ एरिया के जो ट्रांसमिशन क्षेत्र में है, सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों में नहीं बल्कि देश विदेश के भी विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन के काम करते हैं, यहाँ का मजदूर पलायन करते हैं। उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनके वेतन, उनकी सुरक्षा, उनकी रोजगार जो होंगी वो बेहतर होगा और सिक्योरिटी होगी। ये भारत सरकार के द्वारा एक अच्छा पहल है, स्वागत योग्य है और हमारे श्रमिकों के लिए एक अच्छा अवसर है। ये जो श्रमिकों को ये जो लाया गया है, कल प्रधानमंत्री की जो है योजना आया है, ये श्रमिकों के हित में है और ये साथ श्रमिक पूरे भारत भर के श्रमिक मिलकर मैं इसके तरफ से स्वागत करता हूँ तथा इसे बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ताकि इस प्रकार से जितने भी श्रमिक हैं वो सारी श्रमिक को लाभ हो और इससे लाभ मिलेगा और इसी प्रकार की योजना श्रमिकों के हित में लाया जाए ताकि हम सब कर्मचारी तहे दिल से भारत सरकार का, राज्य सरकार का जो भी श्रमिक है वो हम लोग तहे दिल से खुशी इसका काम करें ताकि हम भी खुश रहें और सरकार का भी काम सही समय पर निष्पादन हो सके। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि प्राकृतिक खेती में बेहतर कार्य करने वाले क्लस्टर को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने रांची में कार्यशाला के दौरान कहा कि प्राकृतिक खेती को 20,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती में लगे कृषि सखियों को दूसरे राज्यों का भी भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए 12 जिलों के 88 क्लस्टर को चिन्हित किया गया है। कार्यशाला के दौरान श्रीमती तिर्की ने जैविक और प्राकृतिक खेती का अंतर भी समझाया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती घर, खेत और आसपास में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर की जाती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के 44 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की 2 दिनों की छापेमारी में 14 करोड़ नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात और 150 गिफ्ट डीड भी मिली है। छापेमारी खत्म होने के बाद ईडी की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड और बंगाल में अवैध कोयला सिंडिकेट सक्रिय था। दोनों राज्यों की सीमा पर यह सिंडिकेट बिना वैध दस्तावेज के झारखंड से बंगाल में गैर कानूनी तरीके से कोयले की आपूर्ति कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। साहबगंज के शास्त्री नगर में पिछले दिनों गोलीबारी में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। बकायदा जो शूटर्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि क्या बोलना है भागते के समय, उसका नाम लेना है जो विपक्षी टीम था। पुलिस ने तत्कालीन उनके बयान पे FIR दर्ज किया और अनुसंधान किया तो पता चला इनके द्वारा ही अपने दामाद जो है और अपने बेटे की मदद से वादनी द्वारा ही उन गुंडों को हायर किया गया था। पैसे के आधार पे उनके द्वारा फायरिंग कराई गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। 3 अभियुक्तों को जो गिरफ्तार भी किया है, शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित जैप 5 परिसर में दुर्घटनावश गोली चलने से एक हवलदार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मामले के हर एंगल से जांच की जाएगी। एक हवलदार जिनका नाम शिवपूजन पाल है, उनकी गोली लगने के कारण मृत्यु प्राइमा फेसी दिख रही है। जो अभी तक देखा गया उससे यह स्पष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि राइफल का AK-47 का प्रहार लेते समय एक्सीडेंटल फायर की घटना हुई है। बाकी हम लोगों ने FSL टीम जो है वो रांची से बुलाई है, वो FSL टीम आ रही है। इसके अलावा हम लोग मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। आगे अगर अनुसंधान में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह को लेकर कल रांची में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कलाकारों की प्रस्तुतियों से लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। ऊंची नीची पहाड़ों पठारों की श्रृंखलाएं हैं। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जमशेदपुर में भी सांसद खेल महोत्सव के तहत 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इसमें सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सरयू राय समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ मैराथन दौड़ सोनारी हवाई अड्डा पहुंचकर खत्म हुआ। इसमें सांसद विद्युत वरण महतो समेत भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मौके पर सांसद ने कहा कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरा देश के अंदर जितने भी सांसद है अपने अपने क्षेत्र में मैराथन दौड़ का उन्होंने आयोजन किया और युवा को संसद खेल महोत्सव में जोड़ने का, ताकि विभिन्न प्रतिभाओं जो ग्रामीण से लेकर शहर क्षेत्र में जो अपने प्रतिभा दिखा सके, इसलिए कई खेलों का भी आयोजन होगा। मैराथन दौड़ का मुख्य उद्देश्य है युवा को पीढ़ी को अधिक से अधिक को जागृति करना। सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित मैराथन दौड़ में युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मौके पर पद्मश्री एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो ने कहा कि फिट इंडिया के तहत देश भर के युवाओं का स्वास्थ्य वर्धन हो रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों का हौसला भी बढ़ाया। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आने के लिए, और अपने जो सेहत के ऊपर आप ध्यान दीजिए, फिट रहिए, स्पेशली ऑल लेडीज, आप सबको बहुत बहुत बधाई और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए ताकि आप लोग हमेशा फिट रहे और डेली रूटीन में आप लोग इसको लाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। महोत्सव में योग और व्यायाम का विशेष सत्र भी चला, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। योगाभ्यास कर प्रतिभागियों ने खुद को ऊर्जावान महसूस किया और कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। यह खेल प्रतियोगिता पूरे देश में आयोजित की जा रही है। इसके आयोजन के पीछे मात्र दौड़ नहीं है। दौड़ने के लिए तो हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीआईटी स्टेडियम में आते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर टहलते हैं, दौड़ते हैं। एक प्रतीक है, और प्रतीक केवल इसका नहीं है कि हम स्वस्थ रहें, कसरत करें, व्यायाम करें, मेहनत करें और हम मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ हों कि हम पहचान सकें इन खतरों को। तो ये खतरे हमारे हस्ती को मिटाने के, उस खतरे से लड़ने का, उस खतरे से जूझने का, उस खतरा के प्रति पल पल सचेत रहने का एक संकेत के रूप में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आज का ये आयोजन सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं है, सिर्फ एक प्रतियोगिता का आयोजन नहीं है, बल्कि ये एकता, ऊर्जा और उत्साह के उत्सव का आयोजन है। हम सभी इसमें भाग ले रहे हैं और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सभी के प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के से प्रेरणा लेते हुए, इसे मार्गदर्शन लेते हुए फिट इंडिया और स्वस्थ भारत का जो संकल्प है, उस पूरे राज्य समूचे भारत में
जो है जागृत हो रहा है और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह मैराथन दौड़ केवल एक प्रतियोगिता मात्र नहीं बल्कि युवाओं में संकटों से लड़ने की सामूहिक क्षमता को विकसित करना, देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने एवं स्वस्थ भारत निर्माण की संकल्पना को आगे बढ़ाने का अनूठा प्रयास है। डीडी न्यूज के लिए पूर्वी सिंहभूम से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची में सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित फुटबॉल महासंग्राम में खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। विभिन्न टीमों के बीच स्थानीय रामदयाल से मुंडा फुटबॉल ग्राउंड में श्रेष्ठता की जंग चल रही है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। प्रतिभाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ की पहल पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन विगत 17 सितंबर से हो रहा है और इस बीच फुटबॉल प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और सरकार को इसके लिए वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी ग्राउंड में हैं और फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है, आप लोग इसमें शिरकत करेंगे, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम सारे जितने भी प्लेयर हैं वो धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस इतना बड़ा मंच जो हमें दिया, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इसी तरह और भी जो हमारे से जूनियर है उन लोग को भी इसी तरह बढ़ावा मिलते रहे। खास करके बात करें तो सरकार हर वर्ग को देख रही है और आप लोग युवा हैं, युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और इस खेल से कितना फ़ायदा होने वाला है इन खेल प्रतिस्पर्धाओं से आप लोग? ये जो सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये एक तरह का मंच दिया जा रहा है खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ियों को बहुत आगे तक फ्यूचर के लिए खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये जो एक तरह से खिलाड़ियों के लिए रोज़गार भी माना जाता है। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी भी बहुत पीछे हैं और बहुत खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अच्छे खेल रहे हैं पर उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, इस पे बहुत सारे क्षेत्र से युवा जो आ रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। खासकर अब जानना चाहेंगे कि खेल और खिलाड़ी की बात होती है तो हम देखते हैं खास करके खिलाड़ियों को तो उनका कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि देश के लिए हम भी आगे आकर कुछ करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल के माध्यम से पहचान बनाएं। क्या करना चाहते हैं आप? जी, वो सबका एक सपना है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे, है ना। और ये एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे जो आजकल के युवा हैं वो आके अपने आप को आगे लेके जा सके, तो ये बहुत अच्छा प्लान है। तो रांची संसदीय क्षेत्र के ये युवा हैं जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं और इनके दिल में कितना जज्बा है भारत देश को सम्मान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये साफ यहाँ पे स्पष्ट रूप से झलक रहा है। ज़रूरत है तो सिर्फ इन्हें एक बेहतर मंच उपलब्ध कराने की और जो सुविधाएं इनको चाहिए वो सुविधाएं मुहैया कराने की, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर परफॉर्म कर सके। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध, डीडी न्यूज। ऑडिट सप्ताह के सिलसिले में रांची के प्रधान महालेखाकार कार्यालय में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकाथॉन में महालेखाकार कार्यालय के कर्मियों समेत कई खिलाड़ियों और समाजसेवियों ने हिस्सा लिया। देश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की स्थापना का 165वां वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर देश के प्रधान महालेखाकार कार्यालयों में ऑडिट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ऑडिट सप्ताह के सिलसिले में रांची स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय कर्मियों के अलावा कई नामचीन खिलाड़ियों और समाज सेवियों ने भी हिस्सा लिया। अपने डिपार्टमेंट के बारे में, विभाग के बारे में और अपनी एक्टिविटीज के बारे में पब्लिक को हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हम क्या काम करते हैं और हम ऑडिटर हैं और किस प्रकार हम स्टेट का और नेशनल जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें हम मदद करते हैं। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल और चंद्रमौली सिंह ने बताया कि ऑडिट सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जन जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनमानस सीएजी की उपयोगिता तथा कार्य क्षेत्र को जान सकें। ये हमारे डिपार्टमेंट का 165वां साल है
और इसी दिन मतलब 16 दिसंबर को हम CAG का पहली बार हिंदुस्तान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पे आसीन हुए थे। उसी दिन को हम लोग ऑडिट दिवस मनाते हैं। तो पहले मेन कार्यक्रम तो 3-4 दिन का दिल्ली में होता है, उसके बाद एक ऑडिट वीक यहाँ पे मनाया जाता है। उसी के संदर्भ में हम लोग ये वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस दौरान प्रतिभागियों ने वॉकाथॉन के आयोजन की सराहना करते हुए इसे स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताया। आदमी के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशली इन्वायरमेंटली दोनों हर आदमी को इस ऐसे टाइप ऑफ इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जिससे क्या होता है कि आम जनता बाहर वाले जो डिपार्टमेंट में ना भी हो वो भी इस ऐसे देख के अपने हेल्थ के प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यालय सबसे पहले 1858 में स्थापित किया गया था, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ले लिया गया था और 16 दिसंबर 1860 को भारत में पहला महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। CAG की स्थापना के इसी वर्षगांठ पर रांची के CAG कार्यालय में कई गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। यह वॉकाथॉन उसी की एक कड़ी रही। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर रांची में खेलो झारखंड अंतर्गत राज्य स्तरीय स्कूली खेल खो खो प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में 24 जिलों के 1728 प्रतिभागी दमखम दिखा रहे हैं। कल पहले दिन विभिन्न वर्गों में श्रेष्ठता की जंग दिखी। 25 वर्ष के युवा झारखंड ने कई क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल किया है। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में तराशे गए खिलाड़ियों ने परचम लहराकर राज्य का मान बढ़ाया है। नई राष्ट्रीय खेल नीति से हॉकी के नई पौध को भी ऊर्जा मिल रही है। सिमडेगा जिले को हॉकी की नर्सरी की संज्ञा दी जाती है। जिले को यह मुकाम यूं ही नहीं मिली है। जिले के 50 से अधिक हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और ओलंपिक में भी झारखंड के परचम को और ऊंचा किया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संगीता कुमारी की बहन संदीपा कुमारी और अमृता मिंज भी जोश से भरी हैं और हॉकी के क्षेत्र में जलवा बिखेरने को तैयार हैं। मैं आवासीय बालिका प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रही हूँ। हम लोग की दिव्या संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, ब्यूटी डूम, अन्य खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे हम लोग भी कोशिश करेंगे रोशन करने के लिए। हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम लोग हॉकी के माध्यम से झारखंड राज्य को बहुत आगे तक ले चलेंगे। सिमडेगा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस और आवासीय सेंटर में हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नई पीढ़ी की सभी खिलाड़ी उत्साह से लबरेज है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र और IBSA नेताओं की बैठक में लेंगे भाग। G20 डिक्लेरेशन में भारत की कई प्राथमिकताओं को मिली जगह। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, विकास की अनदेखी और कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोली, आम लोगों के लिए सरकार के पास न योजना न पैसा। कृषि मंत्री का प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, क्लस्टरों को बेहतर कार्यों के लिए पुरस्कार की घोषणा। प्राकृतिक खेती को 20,000 हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य। और जमशेदपुर में सांसद खेल महोत्सव के तहत मैराथन का आयोजन। ऑडिट सप्ताह के सिलसिले में रांची में वॉकाथॉन, रांची में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन।